ओके, सो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। मैं एक एक करके फटाफट थोड़ी देर सबका नाम लेना शुरू करूंगा, 2 मिनट के लिए, जितने लोगों का मेरे को नाम मिलता है। समृद्धि, साक्षी, राजीव, जयदीप, कुछ बच्चे तो मुझे लगता है कि ग्रुप 1 वाले हैं जो मुझसे एएस पढ़ रहे हैं लाइव। अंकिता, धरती, किंजल, अक्षय, जुनेजा। जब तक हम स्टार्ट कर रहे हैं आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। हेलो एवरीवन, अरिजीत, जूई, ओके, तो शिखा, कीर्ति कुमार, किशोर, करण, श्रीकांत, अक्षय, अमर, रीमा, सुनील, पूजा चांदवानी, शिखा अग्रवाल। अ वेरी वार्म वेलकम गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम। मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। ऑब्वियसली आप मुझे शायद नहीं जानते होंगे या थोड़ा बहुत जानते होंगे। आई एम सी ए जय चावला, फैकल्टी ऑफ वी स्मार्ट अकेडमी पुणे एंड फ्रॉम भोपाल। ओके, सो गाइस, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड बाय पैशन आई एम अ टीचर। आई एम टीचिंग सिंस मोर देन 8 years और टुवर्ड्स 9th year, राइट? ओके गाइस, सबसे पहले व्हाट इज दिस पुश स्टार्ट बैच? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि अगर आप में से कुछ लोग यहां पर जुलाई अगस्त अटेम्प्ट वाले बच्चे मुझे देख रहे हैं तो बेटा कृपया करके आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये बैच जुलाई अगस्त वालों के लिए नहीं है। दिस इज द रेगुलर कोर्स विच इज ओनली एंड ओनली अप्लीकेबल फॉर नवंबर 20 अटेम्प्ट एंड मे 21 अटेम्प्ट। जो बच्चे फ्रेशर्स हैं ये बैच उसके लिए स्टार्ट किया गया है और ये आज के दिन का आखिरी लेक्चर है जो कि मुझे दिया गया है। मेरे जस्ट पहले विजय शारदा सर ने एसएम का बैच लिया और सुबह आपको 3 बड़ी बड़ी फैकल्टीज ने आपके साथ इंटरेक्ट किया, लाइक रवि ताउरी सर, उसके बाद आदित्य सर, उसके बाद पवन सर। आई होप आप सबने उनके लेक्चर्स देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप कल से देखना शुरू कर लेना। ओके, राजदीप, योगेश, सबका नाम ले रहा हूं बट हो सकता है कुछ कुछ लोगों का नाम ना ले पाऊं। सो गाइस, here it is. First of all, let me tell you one thing जो मैं कह रहा था आपको। This is a regular batch. What we have started, हमने इस बैच को पुश स्टार्ट बैच दिया है। ये पुश स्टार्ट बैच क्या है? मैं जानबूझ के मैंने सोचा कि ये पहले से ही आपको इंफॉर्मेशन लिखते हुए मिल जाए। अगर आपको दिक्कत हो रही है, ग्रुप 2 स्टार्ट नहीं हो पाया, ऑलरेडी फैकल्टीज के लेक्चर्स परचेज कर लिए हैं, हम लोगों के लेक्चर्स परचेज कर लिए हैं, या फिर हम लोगों के लेक्चर्स परचेज करने का सोच रहे हो, बिल्कुल परचेज कर लो। अभी से लेकर, आज से लेकर हम आपको धक्का लगा रहे हैं ताकि आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सको, राइट? सो पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए हम आपको धक्का लगा रहे हैं ताकि अभी कुछ कर तो लो यार। नवंबर है भाई साहब, क्या मतलब लगे हुए हो? मतलब दिसंबर में पेपर नहीं होने वाला, नवंबर में ही होगा पेपर, ठीक है ना? टाइम ज्यादा नहीं है। और ऐसे बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि मैं मे 21 में दूंगा, वो बच्चे भी थोड़ा बहुत पढ़ाई कर ले यार ग्रुप 2 की, राइट? ओके, सो चलिए मैं सब बताऊंगा गाइस। आज पढ़ाई भी होगी, ऐसा नहीं है कि आज सिर्फ इंट्रो होगा, आज सब कुछ होगा। आज सब कुछ होगा। तुम सबको कुछ ना कुछ मिलेगा और खुश होके जाओगे। डेफिनेटली मैं मानता हूं कि आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगे होंगे, तभी आप मेरे लेक्चर्स अभी भी देख रहे हो, राइट? सो मैं ये मानता हूं कि पहले ये पता होना चाहिए कि क्या है ये चीज। आप लोगों ने अगर वी स्मार्ट के पेन ड्राइव लेक्चर्स परचेज कर लिए हैं ग्रुप 2 के लिए, या फिर परचेज करने का सोच रहे हो, तो बहुत जल्दी परचेज कर लो, क्योंकि कॉम्बो ऑफर बहुत दिन नहीं है, बस 15 जून तक है 9999 में। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट परचेज करना चाहते हो तो आप वो भी परचेज कर सकते हो। बट हमने इस बार क्या किया, हम स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स के लिए आपके साथ लाइव आएंगे, मैं, पवन सर, आदित्य सर, विजय सर और रवि ताउरी सर, ताकि आपको हम किक दे सकें, ताकि ग्रुप 2 आपका स्टार्ट तो हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जो लेक्चर्स लाइव में आए हैं वो आपको ऑफलाइन मोड पे नहीं मिलेंगे। जैसे मेरी बात बोले तो एडवांस अकाउंट्स में टोटल मिला के 73 लेक्चर्स हैं और वो पूरे के पूरे लेक्चर्स आपको ऑफलाइन मोड पे भी मिलेंगे। आपको ये वाला लेक्चर आज का, कल का, परसों का ये यूट्यूब पे भी मिलेगा और आपको अलग से ऑनलाइन डाउनलोड करके आप देख सकते हो,
राइट। तो कोई दिक्कत नहीं, सारे लेक्चर्स आपको ऑफलाइन मोड पे दिखेंगे और आप उसको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हो, राइट। जैसा मैंने आपको बोला, आप उसको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हो। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, ये लेक्चर्स जो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ये जुलाई अटेम्प्ट, ये मतलब जुलाई अगस्त अटेम्प्ट जो है उसके लिए नहीं है बच्चों। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, आप अपनी पढ़ाई मस्त तरीके से करो। आपके लिए वैसे ही भी यूट्यूब पे वी स्मार्ट ने सब कुछ डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद अब आप बोलोगे सर ये तो ऑफलाइन हो गया। नहीं, स्टार्टिंग के लेक्चर्स लाइव हैं ताकि आज आप हमारे साथ इंटरेक्ट करो और अच्छे से पढ़ाई करना शुरू करो। स्टार्टिंग आपकी अच्छी होगी ना तो मुझे यकीन है कि बहुत कुछ अच्छा होगा। उसके बाद हर वीक में फैकल्टी आपके साथ इंटरेक्ट होगा डाउट्स के लिए, एडिशनल क्वेश्चंस के लिए। आपको एडिशनल क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। एडिशनल क्वेश्चंस करवाने के अलावा आपके डाउट सुने जाएंगे, आपको क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, बहुत मजा आने वाला है। लाइक इस तरीके से ये मान लो कि लगभग 15 जून के बाद हम एक शेड्यूल प्रोवाइड कर लेंगे बच्चों को। मैं कब आने वाला हूं, विजय सर कब आने वाले हैं। एक दिन में एक फैकल्टी आएगा, पूरे दिन में सारी फैकल्टीज नहीं आएंगे, और एक दिन में एक फैकल्टी आएगा 1-1.5 घंटे के लिए, ताकि आपकी पढ़ाई वेस्ट ना हो, राइट। ओके, नाउ प्लीज 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 लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ध्यान से सुनना। हम इस अकाउंट्स के बैच में क्या करने वाले हैं, हम एडवांस अकाउंट्स में क्या करने वाले हैं, एडवांस अकाउंट्स में हमें क्या क्या मिलने वाला है, हमारा पूरा कोर्स कैसा रहेगा, किस तरीके से रहेगा। गाइस, एडवांस अकाउंट्स में मेरी जो आपको प्रोवाइड की जाती है, बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं, आप देख सकते हो आपको 5 बुक्स मिलती हैं। पहली बुक्स क्लास वर्क बुक, पहली क्लास वर्क बुक मिलेगी। इसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट होंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे, उनके सॉल्यूशंस नहीं होंगे। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे और उनके क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। क्वेश्चंस कहां से? क्वेश्चंस लिए गए हैं आईसीआई के मटेरियल से, प्लस ओल्ड सिलेबस से, प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। इसके अलावा जो आंसर्स होंगे वो दूसरी बुक में दिए गए। आंसर बुक अलग इसलिए रखी गई है ताकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जब आपको होमवर्क दिया जा रहा है, तो आप आंसर में झांक के ना देखो, कम से कम चीटिंग ना हो, थोड़ी देर के लिए आंसर में झांक के ना देखो। आंसर बुक अलग से दी गई है, राइट। उसके अलावा आपको एक एडिशनल क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड की जाएगा। एडिशनल क्वेश्चन बैंक में समथिंग अराउंड 150 के आसपास क्वेश्चंस हैं एक्स्ट्रा, जो आरटीपीज, एमटीपीज, पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स और थोड़े से ओल्ड सिलेबस के मैंने यहां पे भी डाले हैं विथ सॉल्यूशन। इसमें विथ सॉल्यूशन रहेगा, राइट। अच्छा जी, उसके बाद क्या कहूं मैं इसके बारे में, बहुत सारे बच्चे इसके बारे में सब जानते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए एक बुक है ट्रम्प। ये ट्रम्प का इक्का साबित होगा आपके लिए अगर आप एग्जाम टाइम में इस ट्रम्प बुक से करके जाते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो मैं इस बुक को ट्रम्प बुक का नाम इसलिए दे रहा हूं, ट्रम्प मैंने नाम दिया है ताकि आपके लिए ये तुरुप का इक्का मतलब ट्रम्प क्रिएट हो और एग्जाम में मजा आ जाए। इसके अलावा आपको एक चार्ट बुक मिलेगा, कलर्ड चार्ट बुक मिलेगा A3 साइज का, बड़े साइज का, ताकि आप हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और हर टॉपिक क्विकली रिवाइज कर सको, राइट। सो कुल मिला के आपको इतनी सारी चीजें मिलेंगी। गाइस, मुझे लगता है बफरिंग आपके साइड से हो रही होगी, क्योंकि मेरा नेटवर्क, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा नेटवर्क बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, एक्सेलेंट कनेक्शन मुझे यूट्यूब दिखा रहा है। सो आप थोड़ा सा प्लीज चेक कर लीजिए। ओके, सो आपने क्या पूछा मुझसे? बच्चों 5 बुक्स हैं, बहुत पतली पतली बुक्स हैं, टेंशन मत लो, ऐसी कोई मोटी मोटी बुक्स नहीं है, बहुत ही पतली पतली बुक्स हैं। मैंने 5 बुक्स रखा ही इसलिए ताकि पतला पतला हो, तो ताकि आपका टेंशन खत्म हो जाए देखकर, राइट। अच्छा जी, अब व्हाट इज दिस, करना क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं एडवांस अकाउंट्स, राइट। हम पढ़ने वाले हैं एडवांस अकाउंट्स। नाउ व्हाट टू डू। सबसे पहले आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे कि एडवांस अकाउंट्स में किस तरीके से हमारा सिलेबस है, सिलेबस का कंटेंट क्या है, राइट। सिलेबस का कंटेंट क्या है और सिलेबस के कंटेंट में इसके अलावा आईसीआई का पेपर का पैटर्न कैसा रहता है, आईसीआई का पेपर का पैटर्न कैसा रहता है और सिलेबस का कंटेंट क्या रहता है, कौन सी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट कम है, हम सबकी बातें अभी करेंगे 5 से 10 मिनट में। उसके बाद मैं क्विकली आपके साथ एक अच्छा सा सेशन लूंगा अकाउंट्स का, जो कि मजा आ जाएगा आपको, राइट। अच्छा जी, एडवांस अकाउंट्स 100 मार्क्स का पेपर, राइट। गाइस, एडवांस अकाउंट्स के 100 मार्क्स के पेपर में आपका 20 से 25 मार्क्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहता है, राइट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहता है। टेंटेटिवली 25 मार्क्स का एवरेज एएस पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चे इसको बहुत हल्के में लेते हैं,
एएस को, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बहुत सारे बच्चे हल्के में लेते हैं। हल्के में लेने का मतलब सीरियसली नहीं लेते, उनको लगता है यार 20-25 मार्क्स का, चलो यार ऊपर ऊपर से भी करके जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, सीए तो बनना ही चाहते हो, सीए बनने के लिए फाइनल में आना पड़ेगा, और फाइनल में आपका एक सब्जेक्ट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो मैं पढ़ाता हूं, पेपर नंबर 1, जो अकाउंट्स का बाप है, वो पूरा का पूरा पेपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अकाउंट्स में एएस का पार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होना चाहिए आपका, ताकि आपको फाइनल में प्रॉब्लम ना हो। ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, टोटल 13 नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके ग्रुप 2 में है। ग्रुप 1 में टोटल मिला के 8 थे और ग्रुप 2 में 13 हैं, तो कुल मिला के आपको 21 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने पड़ते हैं सीए इंटरमीडिएट में। फाइनल में तो बहुत सारे पढ़ने पड़ते हैं, फाइनल में आपको पढ़ने पड़ते हैं समथिंग अराउंड 36। ठीक है, चलिए, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो पोर्शन है वो 20 से 25 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा आपका कंपनी अकाउंट्स का पोर्शन है, जैसे अकाउंट्स में, अकाउंट्स ग्रुप 1 में आपका कंपनी अकाउंट्स का पोर्शन होता था, वैसे ही कंपनी अकाउंट्स का पोर्शन आपका यहां पर भी है। एंड बिलीव मी गाइस, इसमें बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड अमालगमेशन, जिसका लगभग 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और इतना जबरदस्त क्वेश्चन आता है कि 15 में से कम 12 मार्क्स तो हमारे आराम से चुटकियों में आ सकते हैं अगर हमने अच्छे से पढ़ के गए तो। बाकी जितना कोर्स है, जैसे बायबैक हुआ 5 से 6 मार्क्स का एवरेज, या 8 मार्क्स का, ईसॉप हुआ 5 से 8 मार्क्स का एवरेज, लिक्विडेशन हुआ 10 मार्क्स के आसपास का क्वेश्चन हुआ एवरेज, इस तरीके से आता है। तो कितने चैप्टर हो गए? 1 2 3 4 5 चैप्टर्स आपके कंपनी अकाउंट्स में रहते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? 5 चैप्टर्स आपके कंपनी अकाउंट्स में रहते हैं। 5 चैप्टर्स के अलावा एक आपका पार्टनरशिप, यस, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन वाला जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा कवर किया गया है एडवांस अकाउंट्स में, और पार्टनरशिप का क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है 15 मार्क्स में। 15 मार्क्स का क्वेश्चन पार्टनरशिप का आता ही आता है गाइस, और बिलीव मी, पार्टनरशिप से आसान पूरे एडवांस अकाउंट्स में और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा 2 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने चैप्टर्स हैं, नन्हे मुन्ने चैप्टर्स ये सोचकर दिए गए हैं ताकि सीए इंटर में बच्चे को पहले से ही पता हो कि बैंकिंग में बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं और एनबीएफसीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं, जस्ट फॉर योर सेक ऑफ नॉलेज। सो ये छोटे छोटे 2 टॉपिक्स हैं जिनका मैं बोलूंगा कि लगभग 10 से 12 मार्क्स का वेटेज रहता है, 10 से 12 मार्क्स का वेटेज रहता है, राइट। तो ये दो छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं। इसके अलावा सबका बाप कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन का एक चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और सीए फाइनल में इसका वेटेज होता है टेंटेटिवली 30 मार्क्स का, इंटर में इसका वेटेज होता है 15 मार्क्स का। सर आप बार बार सीए फाइनल की बातें क्यों कर रहे हो? यार देखो, पढ़ो तो वही विजय सर का डायलॉग, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो, मतलब वैसा वाला सिस्टम है यार। पढ़ो तो तरीके से पढ़ो ताकि फाइनल में ना लगे कि यार मतलब क्या एंट्री हुई है अपनी फाइनल में, बाहुबली टाइप से। नहीं तो मतलब क्या है, अब अपन रट के जाएंगे तो मतलब क्या है। तो ये कंसोलिडेशन का टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है जो 15 मार्क्स का आता है लगभग। सो गाइस, ये पेपर आपका पूरा सिलेबस है। हम ये पूरा सिलेबस कितनी क्लासेस में खत्म करने वाले? लगभग अपनी टोटल क्लासेस 72 होंगी, और जो ड्यूरेशन होगा वो टेंटेटिवली 165 आवर्स का होगा। वह टेंटेटिवली 165 आवर्स का ड्यूरेशन होगा, राइट। ये बैच किसके लिए एप्लीकेबल है? नवंबर 20 एंड मई 21 एंड नवंबर 21, ये तीनों अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है। अगर तीनों अटेम्प्ट के बच्चे मुझे सुन रहे हैं तो ध्यान से सुन लीजिए, आप तीनों के लिए एप्लीकेबल है। डोंट वरी, एडवांस अकाउंट्स में कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं होते, राइट। सो इतनी क्लासेस हमें करनी है। टोटल 72 क्लासेस आपको दी जाएंगी ऑफलाइन मोड पे, बट फॉर अ किक स्टार्ट, फॉर अ पुश स्टार्ट, हम स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स, ताकि आपका अच्छे से स्टार्ट हो सके, हम आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं ताकि एटलीस्ट आप अपना ग्रुप 2 शुरू कर सको घर पे। क्योंकि कोविड-19 और यूं कहें कि लॉकडाउन के चक्कर में बहुत ज्यादा एफिशिएंसी डाउन हुई है, और बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही। भाई कब तक ऐसा होगा? अब बस बहुत होगा, आपका ग्रुप 2 स्टार्ट करना जरूरी है, राइट। चलिए गाइज, आप लोगों ने नोट्स डाउनलोड कर लिए, क्योंकि मैं अब पढ़ाने वाला हूं। पेपर का पैटर्न डिस्कशन करने के बाद मैं पढ़ाने वाला हूं। तो क्या आपने नोट्स डाउनलोड किए? डिस्क्रिप्शन में जाइए और नोट्स डाउनलोड करिए। गाइज डिस्क्रिप्शन में जाइए और नोट्स डाउनलोड करिए।
यस डियर शुभम, व्हाट इज दिस टॉपिक, व्हाट इज द टॉपिक टुडे? मैं आज का टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, बेसिक्स पढ़ाने वाला हूं। हो सकता है आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको इससे पहले कुछ नहीं पता हो, चीजें वो पता होने वाली होंगी। तो जल्दी से जल्दी आप नोट्स डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में नोट्स दिए हुए, नोट्स डाउनलोड करो और मुझे चैट करके बताओ कि क्या आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं, आपने क्या नोट्स डाउनलोड कर लिए। जल्दी बताइए मुझे, क्या आपने नोट्स डाउनलोड कर लिए? बच्चों जल्दी से जल्दी मुझे बताइए, क्या आपने नोट्स डाउनलोड कर लिए? क्या आपने नोट्स डाउनलोड कर लिए? सर आई हैव नॉट कंप्लीटेड अकाउंट्स इन ग्रुप 1, शुड आई स्टार्ट एडवांस अकाउंट्स और नॉट? देखिए ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों की है कि सर अकाउंट्स 1 अभी तक मेरा कंप्लीट हुआ नहीं है, मुझे एडवांस अकाउंट स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं। मैं यूं कहूंगा कि अगर अकाउंट्स 1 थोड़ा बहुत बचा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बाकी सब्जेक्ट हो चुके हैं तो अकाउंट्स 1 चलते रहने दो और एडवांस अकाउंट्स भी शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस अकाउंट्स पढ़ते टाइम पे अकाउंट्स 1 का कोई लिंकेज नहीं है और ऐसा भी नहीं है ना कि आपने अकाउंट्स 1 अभी उठाया ही नहीं है, तो आपका अकाउंट्स 1 चलता रहने दो और एडवांस अकाउंट्स आप साइड में चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टार्ट कर सकते हो ग्रुप 2, राइट? यस सर। तो बच्चे मुझे रिप्लाई कर रहे हैं कि आपने डाउनलोड कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में जाके, फिर से मैं बोल रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में जाके नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, राइट? अच्छा सर प्लीज माई मैसेज रिफर टू वी स्मार्ट अकेडमी। ठीक है बेटा कपिल, देखते हैं आपका कुछ हुआ तो डेफिनेटली हम देखेंगे ओल्ड कोर्स के लिए। ये मैसेज आपने कर लिया, मैं जरूर इसको ध्यान रखूंगा। ओके सो नोट्स के लिए मैं फिर से बोल दूं, डिस्क्रिप्शन में जाइए और नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। गाइस 2 मिनट अपन सबसे पहले आईसीआई का पेपर पैटर्न समझते हैं, ठीक है ना? आईसीआई का पेपर पैटर्न क्या है, किस तरीके से होने वाला है, आप वो उसको समझिए, ध्यान से समझिए। हो सकता है आपको पहले पता ना हो और किसी ने बताया ना हो कि पेपर किस तरीके से बनता है, किस तरीके से आपसे पूछा जाता है। आईसीआई का पेपर पैटर्न कुछ ऐसा है कि टोटल मिला के 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 6 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द पेपर। एडवांस अकाउंट्स के पेपर में 6 क्वेश्चंस आते हैं, राइट? और ये 6 क्वेश्चंस का वेटेज कितना होता है? 120 मार्क्स या 124 मार्क्स, डिपेंड करता है, पेपर टू पेपर डिपेंड करता है, कभी 120 मार्क्स का, कभी 124 मार्क्स का। सर क्या बात कर रहे हो, पेपर तो 100 मार्क्स का होता है। गाइस बाकी चॉइस रहती है ना जो आप छोड़ सकते हो, तो विथ चॉइस टोटल मिला के आपका जो पेपर रहता है वो रहता है टोटल 6 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं विथ चॉइस, जिसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो आपका कंपलसरी क्वेश्चन होता है, जो पूरा का पूरा फुल फ्लैज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बनता है, जो कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसमें A, B, C, D 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो 5 मार्क्स के ऊपर के नहीं आएंगे, ठीक है? तो ये पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर, जो कि 5 मार्क्स का आता है। कंपलसरी का मतलब ये होगा कि इसमें चॉइस नहीं है, ऐसा नहीं कि 6 में से 5 करने हैं तो आपको पहला छोड़ सकते हो, ऐसा नहीं है। बाकी जो 5 है उनमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, कोई भी 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है ना? वो 4 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के होते हैं, 20 मार्क्स ईच, 20 मार्क्स ईच। सर आपने तो बोला था कि किसी का वेटेज 5 मार्क्स का है, किसी का वेटेज 10 मार्क्स का है, किसी का 15 मार्क्स का है। बेटा एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा आता है, A एंड B 10 मार्क 10 मार्क, या फिर A एंड B 12 मार्क 8 मार्क, या फिर A 15 मार्क्स B 5 मार्क्स। इस तरीके से पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो A B करके आते हैं। तो इस तरीके से आपके जो ये 4-5 क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से आपको कोई भी एक छोड़ना है, बाकी सभी करने, ऐसा होता है। जो लास्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें इंटरनल चॉइस होती है, आप उसमें एक क्वेश्चन कोई भी छोड़ सकते हो। जनरली इंटरनल चॉइस आपको दी जाती है, जनरली इंटरनल चॉइस दी जाती है, आपको कोई भी 4 करने पड़ते हैं, राइट? अच्छा जी, ओके। सो गाइस ये आपका पेपर का पैटर्न रहता है। आपको 3 घंटे मिलते हैं, यूं कहें कि 3 नहीं 3.25 घंटे मिलते हैं। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं। आपको समझ में आ जाता है कि यार कितना कंटेंट आपसे बन रहा है, कितना कंटेंट नहीं बन रहा है, कितने में अपने को बस छाप के आना है ऐसे हवा हवा में, राइट? सो दिस वाज द एग्जाम पैटर्न ऑफ आईसीआई एडवांस अकाउंट्स। आई मस्ट से गाइस, मैं एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट बोलूंगा, आप कितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हो, ये पहला लेक्चर मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चे मुझे एज अ डेमो लेक्चर भी सुन रहे होंगे। आई डोंट नो आप कहां से भी परचेस करते हो, कैसे परचेस करते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट द पॉइंट इज आपको ये समझना बहुत जरूरी है, जो ग्रुप 2 है आपका, जो आपका ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंट्स इकलौता एक सब्जेक्ट ऐसा है जो 100% प्रैक्टिकल है, जो 100% प्रैक्टिकल है। बाकी कोई सब्जेक्ट आपका ग्रुप 2 में नहीं है जो कोई प्रैक्टिकल हो। प्रैक्टिकल मतलब जहां पर कैलकुलेशन बेस्ड आता है।
ऐसे तो ऑडिट के फैकल्टी ने भी आपको बोला होगा कि प्रैक्टिकल है। यस, आई कैन अंडरस्टैंड कि वो प्रैक्टिकल है, क्योंकि केस स्टडीज रहती हैं, आप रियल लाइफ इंस्टेंसेस आप डिस्कस कर सकते हो। बट यहां पर मेरा प्रैक्टिकल का कहने का मतलब है कैलकुलेशन बेस्ड। आप बोलोगे सर एफएम इको भी तो है, मैं बोलूंगा एफएम पार्ट है सिर्फ 60 मार्क्स का, इको पार्ट थ्योरी है 40 मार्क्स का। सो एडवांस अकाउंट्स आपका 100% प्रैक्टिकल है, और मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूं कि 80% से ज्यादा स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल पोर्शन मतलब कैलकुलेशन बेस्ड पार्ट ज्यादा स्ट्रांग होता है। सो गाइस, ग्रुप 2 अगर आपको निकालना है तो मैं आपको बेट लगा सकता हूं मैं आपके साथ कि ग्रुप 2 में आपको एडवांस अकाउंट्स आपकी नैया पार करवाएगा, अगर आपने एडवांस अकाउंट्स को बहुत शिद्दत से किया है और अगर आपने उसमें टारगेट किया है 80+ लाने का। सीरियसली बोल रहा हूं, 80+ लाने का अगर आपने टारगेट किया है तो बहुत मजा आने वाला है आपको। ग्रुप 2 में बहुत हेल्प होगी अदर सब्जेक्ट्स में, लाइक EIS हो गया, SM हो गया, ऑडिट हो गया एंड FME हो गया। सो एडवांस अकाउंट्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, और आपको आगे चल के भी CA फाइनल में काम आने वाला है, राइट। तो ये बात याद रखिएगा कि एडवांस अकाउंट्स आपका सिंगल मोस्ट सब्जेक्ट है जो कि 100% प्रैक्टिकल है ग्रुप 2 में, ठीक है। अच्छा जी, आपको मेरी वॉइस और पीछे का बैकग्राउंड क्लियरली आ रहा है? मेरे हिसाब से क्लियरली आना चाहिए, क्योंकि मैं अपने मोबाइल पे भी ओपन करके बैठा हूं लेक्चर, तो मुझे बेटा क्लियरली दिख रहा है। जतिन गोयल, थैंक यू सो मच गाय, थैंक यू सो मच बेटा। क्लियरली आपको दिख रहा होगा सभी को? ओके, यस क्लियर है, सभी बच्चे बोल रहे हैं यस क्लियर है, वेरी गुड। सो आपने क्या समझा मेरी बात? एडवांस अकाउंट्स को बैंग ऑन करना है, बहुत अच्छे से बैंग ऑन करना है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? सो एडवांस अकाउंट्स को बहुत तरीके से करेंगे अपन। 70 से 72 क्लासेस में आपका शानदार तरीके से पूरा का पूरा एडवांस अकाउंट्स कॉम्पैक्ट तरीके से खत्म हो जाएगा विद सो मेनी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस। हर जगह से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। ICI के मॉड्यूल के क्वेश्चंस तो बहुत कम होते हैं, उसके अलावा ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चंस हैं, ऐसे ऐसे ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चंस जो इंस्टीट्यूट ने हटा दिए हैं, न्यू सिलेबस में नहीं लाया, बट हमने उनको कवर किया है। पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स, RTPs, MTPs सभी जगह से किया है। मैं थोड़ा सा चाहूंगा सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं चाहूंगा कि मैं आपको अपना बुक दिखा दूं कि मेरा बुक कैसा रहता है। सबसे पहले दिस इज एक डेमो देख लो, आप कुछ भी ले लो। AS19 AS की जो मेरी बुक है, ट्रम बुक, इस टाइप की बुक रहती है, बहुत प्यारी बुक रहती है, मस्त टाइप की बुक रहती है, और आपको बहुत मजा आने वाला है ये बुक समझने में, बुक पढ़ने में, ठीक है ना। ये बुक का फॉन्ट स्टाइल भी बहुत शानदार है। फॉन्ट स्टाइल ऐसा है कि आपकी जो हैंड रिटन रहता है, हैंड रिटन राइटिंग जैसा रहता है वैसा है। सो दिस इज अ बेसिकली ट्रम बुक का एक छोटा सा डेमो, ठीक है। ट्रम बुक के अलावा जो क्लास वर्क बुक है, क्लास वर्क बुक आपको मिलता है, जैसे ये चैप्टर है बायबैक का, इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं, जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस भी करता हूं, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा लिखवाता भी हूं, और इसके अलावा सारे क्वेश्चंस हैं और इनके सॉल्यूशंस आपको अलग से दिए जाएंगे, राइट। यस ज्ञानी वर्मा, मैं टेस्ट के बारे में अभी आऊंगा, मैं अभी आपको बताऊंगा कि टेस्ट वगैरह किस तरीके से होगा और कैसे होगा, मेरा अगला पॉइंट वही है। इसके अलावा आंसर बुक में आपको सॉल्यूशंस पूरे मिलते हैं। आंसर बुक को अलग रखने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि जब आप अपना होमवर्क कर रहे हो, जब अपना खुद का क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके पास सॉल्यूशन अगर होता है तो कहीं ना कहीं नजरें चली जाती हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे से वाकिफ होंगे, मेरी बात को सही ठहराएंगे, क्योंकि वो मुझसे पढ़ चुके होंगे और इस बात को डेफिनेटली उनको फील आ रहा होगा कि हाँ यार ऐसा होता है कई बार, ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड किया जाता है, जैसे ये पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे RTP का क्वेश्चंस हो गया, ठीक है ना। RTP के सारे क्वेश्चंस RTP के हो गए, फिर अपन ने पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स के क्वेश्चन डाल दिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर रहता है। नाउ जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, मेरा मास्टरपीस AS की चार्ट बुक। AS की चार्ट बुक पर मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की हुई है आप सभी के लिए, आप सभी बच्चों के लिए। सी दिस इज द मास्टर फॉर चार्ट रिवीजन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैंने सारे के सारे कवर किए इस चार्ट रिवीजन बुक में, ठीक है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS4, AS5,
AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब यार मजा आ जाएगा। मतलब अगले दिन एग्जाम है और आज के दिन मुझे 2 घंटे के अंदर अंदर AS को रिवाइज करना है भाई, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सीरियसली बोल रहा हूं, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता बॉस। बात समझ में आ रही कि नहीं? चलो ओके, सो आपको सारी की सारी बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी। फिलहाल डेमो पर्पस के लिए मैंने आपको बुक्स वगैरह दी हुई हैं, आप जरूर उनको देखिएगा। अच्छा जी सर, एक बात बताइए, आपके लेक्चर्स कहां से डाउनलोड किए जाएंगे और इसके अलावा आप टेस्ट लेते हो कि नहीं लेते हो? जैसा कि ज्ञानी वर्मा ने मुझसे पूछा कि सर आप टेस्ट लेते हो कि नहीं लेते हो और किस तरीके से लेते हो। हमारा पूरा टाइम टेबल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मैं आपको पूरा शेड्यूल प्रोवाइड करूंगा कि बेटा आप इतना कंटेंट कर लीजिए, उसके बाद आपका अपना टेस्ट दे दीजिए, फिर इतना कंटेंट कर दीजिए, फिर उसके बाद टेस्ट दे दीजिए, फिर इतना कंटेंट कर दीजिए, फिर उसके बाद टेस्ट दीजिए। आपको पूरा शेड्यूल मिलेगा और उस शेड्यूल में आपको यह भी बताया जाएगा कि मैं कब आने वाला हूं यूट्यूब पे आपके साथ लाइव डाउट डिस्कशन के लिए और एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ठीक है ना? थैंक यू साहिल। अच्छा अब ध्यान से सुनिए, मैंने वी स्मार्ट का वेबसाइट ओपन किया है जस्ट आपको 2 मिनट टेस्ट के बारे में बताने के लिए। आपको 2 मिनट में आपको टेस्ट के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि किसी बच्चे ने मुझसे टेस्ट का पूछा और मैं पहले से ही सोच के आया था कि आपको पहले दिन आपको बता दिया जाएगा कि हम टेस्ट किस तरीके से कंडक्ट करते हैं। गाइस आपको दिख रहा होगा वी स्मार्ट की वेबसाइट है ये। वी स्मार्ट की वेबसाइट में हम सभी फैकल्टीज के क्लासेस अवेलेबल हैं। आप जैसे ही मेरे क्लास पर जाओगे एडवांस अकाउंट्स पर, ये जाइए एडवांस अकाउंट्स, ये आपको दिख रहा होगा रेगुलर कोर्स एडवांस अकाउंट्स। आप अंदर क्लिक करेंगे व्यू डिटेल्स में, आप अंदर व्यू डिटेल्स में क्लिक करेंगे, आप अंदर क्लिक करेंगे व्यू डिटेल्स में। इसमें आप जाएंगे तो यहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हो आप ऑप्शन। क्या लिखा है बेटा मुझे चैट पे बताओ, क्या लिखा है? ब्लू कलर से क्या लिखा है? क्लिक हेयर से पहले क्या लिखा है? आप मुझे बताना चाहते हो तो बताओ क्या लिखा हुआ है? क्लिक हेयर से पहले क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है जल्दी बताइए। यस एवरीवन, ऑनलाइन डाउनलोड, यस ऑनलाइन डाउनलोड लिखा हुआ है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देखेंगे यहां आपको पूरे लेक्चर्स मिलेंगे। मेरे ये स्टार्टिंग के 5 ओपन लेक्चर्स हैं और उसके बाद सारे इनक्रिप्टेड लेक्चर्स हैं। आप जैसे ही नीचे आते जाओगे, जैसे ही नीचे आते जाओगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लेक्चर्स हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के भी नीचे आओगे तो यहां पर देखिए आपको टेस्ट पेपर्स मिलेंगे। आपको दिख रहा होगा टेस्ट 1 उसका आंसर शीट, फिर टेस्ट 2 उसका आंसर शीट, फिर टेस्ट 3 उसका आंसर शीट, फिर टेस्ट 4 उसका आंसर शीट। हम क्या करते हैं? पोर्शन वाइज टेस्ट लेते हैं। मतलब पोर्शन वाइज टेस्ट का मतलब क्या हुआ? 2 या 3 टॉपिक्स हुए, टेस्ट ले लिया, फिर 2-3 टॉपिक हुए, फिर टेस्ट ले लिया। इसके अलावा टेस्ट नंबर 5 और टेस्ट नंबर 6 कुल मिला के 6 टेस्ट लेता हूं मैं। टेस्ट नंबर 5 और 6 भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहां से आप टेस्ट पेपर डाउनलोड कर सकते हो, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हो और सॉल्यूशन से आप मैच कर सकते हो। कहीं पे भी अगर आपको मेरी जरूरत पड़ेगी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये यहां पर क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से है, मैं आपको गाइड कर सकता हूं आपके टेस्ट में। ठीक है ना? अच्छा जी, नाउ ये था टेस्ट प्रोवाइड करने का तरीका कि किस तरीके से होता है। अगर आपको इसके बाद आपने पूरे टेस्ट दे दिए, आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया, अगर आप इसके अलावा और टेस्ट देना चाहते हो तो वी स्मार्ट एग्जाम प्रेप का एक टेस्ट पूरा सीरीज रहता है, आप वो परचेज कर सकते हो। बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर रहता है। उसमें आपको इवैल्यूएट करके दिया जाता है कि किस तरीके से आपको कहां गलती कर रहे हो और कैसे कर रहे हो, वो चेक करके दिया जाता है आपका पेपर। चलिए, तो ये सभी इंफॉर्मेशन थी मेरी तरफ से। नाउ गाइस धमाका शुरू करते हैं। धमाका मतलब पढ़ाई। ये सब चीजें तो होती रहेंगी और सभी चीजें बाद में भी आपको मालूम पड़ती रहेंगी। अगर आपको इसके अलावा कुछ भी ऐसा कुछ पूछना हो तो आप वी स्मार्ट की वेबसाइट पे जा सकते हो या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर 7887788705 है। गाइस अब फाइनली अपन सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? अपन सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और सेशन को स्टार्ट करते वक्त बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं यार सेशन स्टार्ट हो जाए बस, सेशन स्टार्ट हो जाए बस। सो ये लो, सेशन स्टार्ट हो गया। राइट, सेशन स्टार्ट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं आज। गाइस आपको पता है एक बात,
एडवांस अकाउंट्स में कहीं ना कहीं बच्चों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि यार बच्चा ग्रुप 1 की पढ़ाई तो करके ही आया होगा, मतलब वो ग्रुप 1 में अकाउंट्स तो पढ़ के ही आया होगा जनरली। बट यहां पर मेरी थियरी कुछ थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं जानता हूं कि आप पढ़ के आए होगे, आप अकाउंट्स पढ़ के आए होगे एडवांस अकाउंट्स पढ़ने से पहले, बट फिर भी कहीं ना मन नहीं मानता है और मुझे लगता है नहीं यार, कुछ कंटेंट ऐसा है जो एडवांस अकाउंट्स में बच्चा आ रहा है पर उसको पढ़ाना जरूरी है, और वो चीज है शेड्यूल 3। क्या शेड्यूल 3 आपने नाम सुना है? क्या शेड्यूल 3 का नाम सुना है आपने? अगर आपने शेड्यूल 3 का नाम सुना होगा तो आपको पता होगा कि शेड्यूल 3 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट रहते हैं। लाइक प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट होता है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है, कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से बनाए जाते हैं वो सब गाइडलाइंस होती हैं, और कई सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। सो गाइस पॉइंट इज कि जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूं, मेरी जो पहली क्लास होती है एडवांस अकाउंट्स की, मैं बिल्कुल ये नहीं सोचता हूं कि आपने इससे पहले कभी अकाउंट्स पढ़ा भी होगा कि नहीं पढ़ा होगा। मैं ये भी नहीं सोचता हूं कि ग्रुप 1 में आप अकाउंट्स पढ़ के आए हो तो चलो ठीक है एक काम करते हैं, ग्रुप 1 में तो अकाउंट्स पढ़ के आए हो ना, तुम्हें तो शेड्यूल 3 पता होगा क्या होता है। टू बी वेरी फ्रैंक, शेड्यूल 3 जो है वो ग्रुप 1 में पढ़ाया जाता है, बट कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट को यह पता भी नहीं होता कि शेड्यूल 3 है क्या, और शेड्यूल 3 अगर पता भी है तो उसके फॉर्मेट में जो अंदर की जो चीजें होती हैं उसके लॉजिक्स क्या हैं, वो क्यों आई, कैसे आई, और वो चीजें क्या क्या होती हैं। सो हम थोड़ा सा जो इनिशियल स्टार्ट करेंगे वो शेड्यूल 3 पे करेंगे, राइट? वो शेड्यूल 3 पे करेंगे। ओके, अब शेड्यूल 3 भी स्टार्ट करने से पहले, उससे भी पहले मैं थोड़ा सा आपका नॉलेज जज करना चाहता हूं। क्या मैं आपका नॉलेज जज कर सकता हूं? सर हमारा नॉलेज जज करने वाले आप होते कौन हो? आपका फ्रेंड, मतलब आप मुझे अपना फ्रेंड मान सकते हो गाइस। मतलब आप बस इतना ऑफेंडेड मत फील करना, बस आपसे कुछ चीज पूछनी है, मुझे कुछ चीजें पूछनी है। एज अ अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है यार, मतलब आई थिंक अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो 11th-12th क्लास से, फिर या तो फिर डायरेक्ट एंट्री वाले हो तो बीकॉम से, कहीं ना कहीं से, या फिर फाउंडेशन से आप पढ़ के आए हो अकाउंट्स, तो थोड़ा बहुत चीजें ऐसी हैं जो मैं जानना चाहता हूं कि वो तुम्हें पता है कि नहीं पता है। सो मुझे एक जल्दी बात बताइए, क्या मैं आपसे कुछ चीजें पूछूं? क्या मैं आपको टेस्ट चेक करूं इन रिस्पेक्ट ऑफ सम पॉइंट्स? मैं चाह रहा हूं कि मुझे आप कुछ बताइए कि आपको वो चीजें पता है कि नहीं पता, वो चीजें पता है कि नहीं पता। टेल मी गाइस, मुझे जवाब दीजिए, मैं आपका वेट कर रहा हूं यार, मुझे जवाब दो कि क्या आपसे कुछ चीजें पूछूं जो हो सकता है आप बता पाओ, और हो सकता है आपको दिमाग की मांसपेशियों पर थोड़ा सा काम करना पड़े। जल्दी बोलो। यस, ओके। सो गाइस टेल मी वन थिंग, मुझे एक बात बताइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है? मुझे यह बताइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है? टेल मी गाइस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है? टेल मी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है? मैं वेट कर रहा हूं, मुझे बताइए गाइस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड होती हैं, क्या क्या चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड होती हैं? टेल मी गाइस, क्या क्या चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड होती हैं? किसी ने बोला P&L, किसी ने बोला ट्रेडिंग, किसी ने बोला बैलेंस शीट। ओके गाइज, अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो वो आपके शायद नेट का इशू होगा, हो सकता है आपका 3G या 2G प्रॉब्लम कर रहा हो। 2G में तो चलेगा भी नहीं, 3G आपका हो सकता है प्रॉब्लम कर रहा हो। अच्छा जी, तो सबने सही बताया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता है बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है नोट्स टू अकाउंट्स एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, मतलब सारी चीजें आती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ये सारी चीजें आती हैं। सर ट्रेडिंग अकाउंट कहां गया?
सर आपको नहीं आता, आपको नहीं आता सर, आपको अकाउंट्स पढ़ाना नहीं आता, ट्रेडिंग अकाउंट तो आपने लिखा ही नहीं सर, क्या पढ़ा रहे हो सर, ट्रेडिंग अकाउंट तो आपने लिखा ही नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट तो आपने लिखा ही नहीं सर, ये क्या है सर, ट्रेडिंग अकाउंट कहां है? बीआरएस, किसी ने बोला बीआरएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है। शुभम भाई, बीआरएस जो होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आता है। बीआरएस सिर्फ और सिर्फ चेक किया जाता है, बनाया जाता है ताकि आप ये चेक कर सको कि आपका कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस सेम है कि नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों, रीजन क्या है सेम ना होने का, बस। बीआरएस इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, किसी ने नाम लिया स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, बेटा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो होता है वो बैलेंस शीट के अंदर आता है, वो अलग से नहीं आता। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अगर आप सीए फाइनल में हो और आप इंडेस पढ़ रहे हो तो बात अलग है, इंडेस में उसको अलग रखा गया है, पर अलग अलग से नहीं आता। फंड फ्लो स्टेटमेंट नहीं आता, फंड फ्लो स्टेटमेंट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं आता, ठीक है ना, फंड फ्लो स्टेटमेंट नहीं आता। सो ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में मैं आपसे पूछ रहा था, गाइस ट्रेडिंग अकाउंट का है एक्चुअली क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ही ट्रेडिंग अकाउंट शामिल हो जाता है। अब ना एक्चुअली जो कंपनीज के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है उसमें ट्रेडिंग अकाउंट अलग से नहीं बनाया जाता। इसी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स और P&L के आइटम्स को कंबाइन करके अलग अलग हेड वाइज लिखा जाता है। सो द पॉइंट इज कि ये जितना भी कंटेंट है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ऑडिटर रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट, सर ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या ऑडिटर रिपोर्ट और डायरेक्टर रिपोर्ट क्या ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होता है? क्या ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होता है? जल्दी बताइए, क्या ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होता है? टेल मी गाइस, ऑडिटर रिपोर्ट और डायरेक्टर रिपोर्ट क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होता है? द आंसर इज नो। यस, वेरी गुड राजीव कुमार, द आंसर इज नो। ऑडिटर रिपोर्ट जो होती है वो एक सेपरेट रिपोर्ट होती है, हालांकि उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ अटैच करके दी जाती है यूजर्स को। डायरेक्टर रिपोर्ट और ऑडिटर रिपोर्ट आर नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, दो चार बच्चे पूछ रहे हैं, बेटा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपके बैलेंस शीट का ही इंटरनल पार्ट होता है। इंड एएस के अकॉर्डिंग वो एक सेपरेट चीज होती है, पर एएस के अकॉर्डिंग हम क्योंकि इंटर में है एएस पढ़ते हैं, एएस के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कुछ नहीं होता। बट इंड एएस में फाइनल में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एक सेपरेट होता है, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट डेफिनेटली होता है। अच्छा, अब मुझे एक और चीज का जवाब दीजिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मुझे ये बात का जवाब दीजिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने टाइप के होते हैं? कितने टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं गाइस? टेल मी, कितने टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं? कितने टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं? कितने टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं गाइस? टेल मी कितने टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं? ओके, लेट्स वेट। टू टाइप्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसने दिया? गजानन, शैलेंद्र, यश जैन, पारुल बजाज, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया कर रहे हो। 3 टाइप्स, जगदीश, वेरी गुड बेटा। जगदीश, मुझे ऐसा लगता है कि तुम सीए फाइनल के हो, शायद मुझे ऐसा लगता है तुम सीए फाइनल के हो, क्योंकि तुमने इससे पहले भी जो क्वेश्चन पूछा वो सीए फाइनल वाला था। कौशिक ठक्कर, 2, वेरी गुड। और बोलो, प्रिपेयरिंग फॉर P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट पोजीशन ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 2, 3। राजकुमार प्रिंस 3 बोल रहा है, लगाओ बोली, 2 की 3। किसी ने बोला 4। जगदीश भाई क्या कर रहे हो? मतलब मस्ती मजाक चल रही है तो मैं आपको ब्लॉक कर दूं, और अगर मस्ती मजाक नहीं चल रही है तो पूरा सीधा आंसर दो जो पूछा है, जल्दी बोलिए। ओके, सो गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम हैं सीए इंटर में, मैं जो अभी आपको पढ़ा रहा हूं और मैं जो एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, मेरे सामने जो जनता है वो सीए इंटर की जनता है, ठीक है ना। कुछ बच्चे शायद ऐसी चीजें पूछ रहे हैं जो सीए फाइनल से रिलेटेड है। बच्चों वेट करो, सीए फाइनल में आएंगे अपन, टेंशन मत करो, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। सो बेटा सीए इंटर की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2 टाइप के होते हैं। एग्जैक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2 टाइप के होते हैं। वैसे देखा जाए तो सीए फाइनल में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2 टाइप के ही होते हैं। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2 टाइप के कौन से होते हैं? बेटा 2 टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नाम क्या होता है? 2 टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नाम क्या होता है? बेटा पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दूसरा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा मुझे बताइए, क्या अगर मेरी एक कंपनी है जय चावला लिमिटेड,
मेरी एक कंपनी है जय चावला लिमिटेड, क्या मेरी कंपनी को ये दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने चाहिए? क्या मेरी कंपनी को ये दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने चाहिए? मुझे बताइए, क्या मेरी कंपनी को ये दोनों के दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने चाहिए, कि मैं अगर एक सिर्फ सेपरेट बनाऊं या सिर्फ कंसोलिडेटेड बनाऊं तो काम चल जाएगा? क्या मुझे दोनों के दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने चाहिए? टेल मी गाइस, क्या मुझे दोनों के दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना जरूरी है? क्या मुझे दोनों के दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना जरूरी है? कुछ बच्चे बोल रहे हैं नो। आनंद झा, बेटा हाँ, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टैंड अलोन भी कहते हैं। मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि स्टैंड अलोन मैंने नाम क्यों नहीं लिया, स्टैंड अलोन का नाम कब यूज होता है। जगदीश, पक्की बात है सीए फाइनल का बच्चा है। अब तो मुझे पक्का में समझ में आ गया, जो जगदीश है वो सीए फाइनल का बच्चा है और वो मेरी बातों का जवाब भी नहीं दे रहा है। तो बेटा अगर तू मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा है तो तू क्यों पढ़ रहा है मेरे से? सो जगदीश, आपसे जवाब एक्सपेक्टेड है, तो बता दीजिए जवाब। आपसे मैं कुछ पूछ रहा हूं तो डेफिनेटली मैं चाहता हूं कि आप मुझे जवाब दीजिए। ओके, सो गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी होता है इंडिया में। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना मैंडेटरी होता है। मैंडेटरी होता है मतलब होता है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना मैंडेटरी होता है इंडिया में। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना मैंडेटरी होता है। बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं? एज फार एज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है? प्रिपेयर्ड बाय एनी कंपनी which has subsidiary, आप समझते हो सब्सिडरी मतलब प्रिपेयर्ड बाय एनी कंपनी, मतलब होल्डिंग कंपनी। एक्चुअली होल्डिंग कंपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के अलावा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाती है। यस, तो जो कंपनीज होती हैं, अगर आप नॉर्मल एक कंपनी हो, आपने किसी भी सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आप बस एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे जो कि होगा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट अगर आपने किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, आपकी कोई सब्सिडरी कंपनी है, तो आप अपना सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाओगे ही बनाओगे, बट सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाओगे। राइट? क्यों सर? क्योंकि आप ये चाहोगे कि आपने अब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर आपने अपनी पोजीशन तो बता दी, अपनी इंडिविजुअल पोजीशन तो दिखा दी यूजर्स को, बट आप चाहते हो कि आप पूरे ग्रुप की पोजीशन दिखाओ। आपकी खुद की पोजीशन और आपकी सब्सिडरी की पोजीशन को मिलाकर एज अ पूरा ग्रुप करके, कंबाइन करके आप चाहते हो कि यूजर्स को दिखाया जाए, और इसीलिए आपको बनाना पड़ता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आई मेरी बात समझ में? तो मान लीजिए जय चावला लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जिसकी एक सब्सिडरी है, कौन सी सब्सिडरी है? डी लिमिटेड, जिसकी सब्सिडरी है डी लिमिटेड। जे लिमिटेड की सब्सिडरी डी लिमिटेड है, तो जे लिमिटेड को हम बोलेंगे होल्डिंग कंपनी। और आप जानते हो ये होल्डिंग कंपनी है, तो ये दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी, एक बनाएगी एसएफएस और एक बनाएगी सीएफएस। एसएफएस मतलब सेपरेट, और ये बनाएगी सीएफएस भी मतलब कंसोलिडेटेड। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि सर डी लिमिटेड क्या बनाएगा, डी लिमिटेड कौन है? डी लिमिटेड एक सब्सिडरी कंपनी है। डी लिमिटेड के पास कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। डी लिमिटेड सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा। डी लिमिटेड खुद के अपने इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा, जिसको हम बोलते हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब मैं स्टैंड अलोन क्यों बोल रहा हूं और सेपरेट क्यों बोल रहा हूं? बेटा एक्चुअली होता वही है, बट स्टैंड अलोन नाम तब दिया जाता है जब आप कंसोलिडेशन नहीं कर रहे हो। जब आप कंसोलिडेशन कर ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ एक ही अकाउंट बना, एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, तो आप नाम देते हो स्टैंड अलोन, मतलब मैं खाली सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हूं। बट अगर आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाते हो, तो आप अपने स्टैंड अलोन को स्टैंड अलोन ना बोल के आप उसको सेपरेट बोलोगे, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डी लिमिटेड जब अपने इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा तो उसको नाम देगा स्टैंड अलोन, क्योंकि डी लिमिटेड कंसोलिडेशन नहीं कर रहा है। क्योंकि डी लिमिटेड कंसोलिडेशन नहीं कर रहा है, तो डी लिमिटेड उसको क्या नाम देगा कि यार मैं तो सिर्फ एक ही बना रहा हूं, जिसका नाम है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? बट क्योंकि होल्डिंग कंपनी
दो दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है तो वो होल्डिंग कंपनी जो होगा वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टैंड अलोन नहीं बोलेगा, क्योंकि वो दो दो बना रहा है। वहां पर इकलौता एक ही स्टेटमेंट्स, एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है। आई होप यू हैव क्लियर्ड, आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये दो किस तरीके से बनते हैं और कौन दो बनाता है, कोई कौन एक बनाता है। गाइस आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। आई मेरी बात समझ में? अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। पूछना चाहता हूं। प्रोविजंस वर्सेस रिजर्व्स, मुझे यह बताइए इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? प्रोविजंस वर्सेस रिजर्व्स, मुझे बताइए प्रोविजंस और रिजर्व्स में क्या फर्क है? प्रोविजंस और रिजर्व्स में क्या अंतर होता है? आप ऊपर ऊपर से बता सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपसे मैं डीप नॉलेज एक्सपेक्ट करता हूं। टेल मी गाइस, मैं आपसे डीप नॉलेज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, आप मुझे ऊपर ऊपर से बता सकते हो कि सर प्रोविजन और रिजर्व्स में क्या फर्क है। बताइए, प्रोविजंस और रिजर्व्स में क्या फर्क है? प्रोविजंस मतलब फ्यूचर लॉसेस। वाह रे वाह, राज रॉक्स। भाई थोड़ी देर रुक जा यार, 15 मिनट रुक जा भाई, आज का टाइम 9 बजे कंप्लीट होगा। प्रोविजन, लाइबिलिटी, रिजर्व्स, असेट। ओ माय गॉड। प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस एंड रिजर्व्स क्रिएटेड फ्रॉम इनकम। अच्छा, प्रोविजन फ्यूचर फिक्स्ड एक्सपेंसेस एंड रिजर्व इज नॉट फिक्स्ड फ्यूचर प्लान। अच्छा, प्रोविजंस आर मेंट फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटी एंड रिजर्व्स आर मेंट फॉर शेयर होल्डर्स। ये किसी ने सही बोला, आर्या श्रीवास्तव, वेरी गुड। प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, रिजर्व्स फॉर कैपिटल नेचर, गौतम नहीं। रिजर्व शेयर कैपिटल को इंक्रीज करता है, जरूरी थोड़ी है बेटा। ये कहते कि नेटवर्थ को इंक्रीज करता है तो मैं फिर भी मानता। प्रोविजन फॉर लाइबिलिटी एंड रिजर्व कैन बी पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ज्ञानी वर्मा, वेरी गुड। रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ इनकम एंड प्रोविजन फॉर फ्यूचर लाइबिलिटी। जयदीप, यस कैन से, अच्छा बोला। रिजर्व्स इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड प्रोविजन इज फॉर एस्टिमेट, वेरी गुड। ये किसने बोला? प्राप्ति जैन। किंग इन द नॉर्थ, इज दिस फॉर सीएफआई ऑल्सो? नहीं बेटा, ये सीएफआई में नहीं है, ये सीएफआई नहीं है। तू थोड़ी सी हेडिंग तो देख ले, तू टाइटल तो देख ले, तू क्या लेक्चर देख रहा है? किंग ऑफ द नॉर्थ। प्रोविजन में लाइबिलिटी सर्टेन होती है। अच्छा, अगर लाइबिलिटी सर्टेन होती तो हम उसको प्रोविजन क्यों बोलते हैं, हम उसको लाइबिलिटी बोलते हैं। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया। रिजर्व्स आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स फॉर शेयर होल्डर्स और फॉर सम अदर reasons, but they are not liability। पर ये liability नहीं होते। रिजर्व्स का मतलब होता है कि आपने प्रॉफिट अर्न किया है, आप प्रॉफिट को अलग अलग जगह पे पार्क कर रहे हो। इट इज जस्ट लाइक कि मान लीजिए आपको सैलरी मिली, आपको मंथली सैलरी है आपकी, मान लीजिए 1 लाख रुपए। अब एक व्यक्ति है जिसकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपए है, उसको सैलरी मिली, तो उसने क्या सोचा? उसने बोला यार 10,000 रुपए मुझे अपनी जेब में रखने, अपने पर्स में रखने, बाकी जो 90,000 है मैं उसको ना अपने बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। उसमें से भी उसने क्या किया, 90,000 में से 70,000 उसने अपने एक बैंक अकाउंट में डाला और 20,000 उसने अपनी बीवी को दे दिए जमा करने के लिए। उसने अपनी 1 लाख की सैलरी में से क्या अप्रोप्रिएशन किया? उसने अपने पूरे प्रॉफिट को, मतलब उसने अपनी पूरी सैलरी को अलग अलग जगह डिवाइड कर दिया। 10,000 उसने अपने पर्स में रख दिया, 20,000 रुपए उसने अपनी बीवी को दे दिया कि तू जमा कर, और 70,000 रुपए उसने अपने बैंक में डाल दिए। बेटा ये क्या है? ये रिजर्व है, ये कोई खर्चा नहीं है, बस अनसर्टेनिटी। कभी भी अगर मान लो कुछ आगे चल के कुछ लगेगा, कुछ नया कुछ खरीदना पड़ेगा, कोई अगर आगे चल के कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो हमारे लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। सो गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, रिजर्व्स का मतलब होता है कि जब आप अलग अलग जगह पर प्रॉफिट को पार्क करते हो, पार्क मतलब पार्किंग करते हो, प्रॉफिट की पार्किंग अलग अलग जगह पर आप करते हो, तो उसको बोलते हैं रिजर्व्स। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? रिजर्व्स
हम तब क्रिएट करते हैं जब हमारे सामने कोई लायबिलिटी नहीं है, मतलब मेरे सामने कोई ऐसा कोई लायबिलिटी नहीं है, बट फिर भी मैं अलग अलग जगह पर प्रॉफिट को जमा करके रख रहा हूं। आप अपनी पूरा पैसा, पूरी प्रॉपर्टी एक ही जगह पर नहीं रखते हो। आप थोड़ा पैसा अपने पास रखते हो, थोड़ा अलमारी में रखते हो, थोड़ा पर बैंक अकाउंट में रखते हो, थोड़ा पापा को दे देते हो, थोड़ा मम्मी को देते हो, थोड़ा बीवी को देते हो, ऐसे करके आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो ये अलग अलग जगह पर है, तो ये है रिजर्व्स। गाइस, अंडरस्टूड और नॉट? बट व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोविजन, तो डेफिनेटली देयर कैन बी एन आउटफ्लो which is reasonably going to be occur। मतलब ऐसा है कि यार कोई ना कोई आउटफ्लो होने वाला है फ्यूचर में, कोई ना कोई फ्यूचर में आउटफ्लो होने वाला है, कोई ना कोई फ्यूचर में आउटफ्लो होने वाला है। फ्यूचर का एक्सपेंस वो श्योर है, वो श्योर है कि यार फ्यूचर में एक्सपेंस होगा ही होगा, फ्यूचर में एक्सपेंस होगा ही होगा, फ्यूचर में एक्सपेंस होगा ही होगा। मैं आज उसके लिए प्रोविजन बना लेता हूं। जैसे मुझे अपने स्टाफ को सैलरी देना है, मेरा स्टाफ मुझे सर्व कर चुका है, पिछले मई मंथ में मेरा स्टाफ मुझे सर्विस दे चुका है, मैंने अभी तक उसको सैलरी नहीं दी है, तो ये श्योर है मुझे उसको सैलरी देनी पड़ेगी, ये मेरा एक्सपेंस है। मुझे क्या बनाना चाहिए? प्रोविजन। ये मेरा एक्सपेंस होता है। सर प्रोविजन सिर्फ एक्सपेंस के लिए बनता है? नहीं, जो प्रोविजन होता है वो या तो एक्सपेंस नेचर का होता है या तो वो लॉस नेचर का होता है। या तो प्रोविजन एक्सपेंस नेचर का होता है या तो प्रोविजन लॉस नेचर का होता है। डिपेंड करता है कि प्रोविजन आपने किस रीजन से बनाया है। अगर आपके प्रोविजन आपने ये सोच के बनाया है कि यार कोई ना कोई फ्यूचर में लायबिलिटी है, कोई ना कोई फ्यूचर में आउटफ्लो है, मेरी जेब से कुछ ना कुछ पैसा जाएगा और ये पक्का है कि जाएगा, तो डेफिनेटली आप प्रोविजन जो बना रहे हो वो आउटफ्लो वाला प्रोविजन बना रहे हो। और आउटफ्लो वाले प्रोविजन को हम एक्सपेंस बोलते हैं। और आपको पता है कि आप इसको बैलेंस शीट में कहां दिखाते हो? आप इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाते हो, है ना। आप इसको यहां पर दिखाते हो प्रोविजन, आप इसको लायबिलिटी साइड में दिखाते हो, आप इसको असेट साइड में नहीं दिखाते हो। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? सो मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रोविजन दो टाइप के हो सकते हैं, एक एक्सपेंस के लिए और एक लॉसेस के लिए। अगर आपने एक्सपेंस के लिए प्रोविजन बनाया है, दैट मींस समथिंग, कुछ ना कुछ आपके यहां से आउटफ्लो होने वाला है, आपके यहां से कुछ ना कुछ आउटफ्लो होने वाला है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? और आउटफ्लो होने वाला तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लायबिलिटी साइड में आपको दिखाना पड़ेगा जो प्रोविजन बनाया है। बट अगर आपने प्रोविजन किसी लॉस को ध्यान में रखते हुए बनाया है, इसका मतलब यह है कि कुछ इनफ्लो आने वाला था पर शायद अब नहीं आएगा, कुछ इनफ्लो आने वाला था पर अब नहीं आएगा। मतलब जब आप डेटर्स के ऊपर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट बनाते हो, तो ये प्रोविजन मैं बात कर रहा हूं लॉस के नेचर की। जो डेटर्स होते हैं उनसे आपको पैसा रिसीवेबल होता है, कुछ पैसा आने वाला है पर आपको लगता है ओ शिट कुछ पैसा डूब जाएगा, अभी नहीं आएगा, तो उसको बोलते हैं लॉस का प्रोविजन। तो यहां पर वेयर सम इनफ्लो from asset may not be received, some inflow from asset may not be received, मतलब इनफ्लो से रिलेटेड, और एक होता है आउटफ्लो से रिलेटेड। अगर आउटफ्लो वाला प्रोविजन होता है तो वो एक्सपेंस वाला होता है, और अगर वो इनफ्लो वाला प्रोविजन होता है तो वो लॉस वाला प्रोविजन होता है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। आप जानते हो आप प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स को कहां लिखते हो? आप बैलेंस शीट में जब डेटर्स लिखते हो, मान लीजिए आपने डेटर्स लिखे यहां पर 5 लाख रुपए, फिर आप लेस करते हो यहां से प्रोविजन। मान लीजिए आपने प्रोविजन क्रिएट किया फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या बैड एंड डाउटफुल डेट्स आपने क्रिएट किया, मान लीजिए 10,000 का, तो आप यहां से उसको लेस करके लिखते हो। सर 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 हमारे टीचर ने हमें समझाया था कि ये प्रोविजन जो होता है वो लायबिलिटी साइड आता है। गलत, बिल्कुल गलत, ये गलत प्रेजेंटेशन है। सही प्रेजेंटेशन ये है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो यहां पर आप प्रोविजन लिखते हो 4,90,000। तो देखो कितना बड़ा डिफरेंस है, प्रोविजन में ही इतना बड़ा डिफरेंस हो गया कि प्रेजेंटेशन का खेल हो गया, प्रेजेंटेशन का खेल हो गया। सर हम एक काम करें, हम प्रोविजन को लायबिलिटी साइड दिखा सकते हैं? नहीं, ऐसे वाले प्रोविजन को आप लायबिलिटी साइड नहीं दिखाते हो। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यस जयदीप, वेरी गुड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सो गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, पूरा खेल प्रेजेंटेशन का है, पूरा खेल प्रेजेंटेशन का है। आप रिजर्व्स एंड सरप्लस को कहां दिखाते हो?
आप रिजर्व्स एंड सरप्लस को कहां दिखाते हो मुझे बताइए। आप रिजर्व्स एंड सरप्लस को बैलेंस शीट में, आप रिजर्व एंड सरप्लस को बैलेंस शीट में कहां दिखाते हो? सर ऑफ कोर्स लाइबिलिटी साइड दिखाते हो, पर डेफिनेटली वो आपके लाइबिलिटी का पार्ट नहीं होता है, वो आपके शेयर होल्डर फंड का पार्ट होता है। यहां आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है, जिसको हम रिजर्व्स बोलते हैं, यहां आपके रिजर्व्स आते हैं। और जो प्रोविजन होता है वो आपके लाइबिलिटीज का पार्ट होता है, जो प्रोविजन होता है वो आपके लाइबिलिटीज का पार्ट होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, यहां पर मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ये दुनिया भर की चीजें इसलिए बता रहा हूं, मैं जानता हूं कि ये सब आपको चीजें पता है, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर कल को आपने कोई आइटम जो जगह पर दिखाना चाहिए वो जगह पर नहीं दिखाया, उसको गलत जगह दिखा दिया, तो सोचो इसके कारण, प्रेजेंटेशन गलत होने के कारण यूजर्स की डिसीजन मेकिंग पर बहुत जबरदस्त तरीके से फर्क पड़ सकता है। बस मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि ट्राई टू अंडरस्टैंड अकाउंट्स को, जो आप समझते हो, अकाउंट्स सिर्फ उतना नहीं है। अकाउंट्स को आप जो समझते हो कि यार डेबिट क्रेडिट है, क्या है, अकाउंट्स को आप समझते हो कि डेबिट क्रेडिट है, बैलेंस शीट P&L है, क्या है। अरे भाई, जो ब्यूटी ऑफ अकाउंट्स है ना, वो बस यही है कि आपको ये समझना जरूरी है कि यार कौन सी चीज किस तरीके से प्रेजेंट की जाए ताकि यूजर कोई गलत डिसीजन ना ले और यूजर ढंग से हमारी बैलेंस शीट को, हमारी कंपनी को एनालाइज करे। व्हेन आई टॉक अबाउट यूजर, तो यूजर मतलब शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, इंप्लॉइज, डेटर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, बैंक लोन प्रोवाइडर्स, जो हमें बैंक से लोन मिलता है, गवर्नमेंट, पब्लिक वगैरह, ये सब। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? बेटा क्लियर है कि नहीं? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप समझो मेरी बात को कि जो शेयर होल्डर फंड होता है उसमें आप रिजर्व एंड सरप्लस दिखा रहे हो, और जो लाइबिलिटीज होता है उसमें आप प्रोविजंस दिखाते हो, और कुछ प्रोविजन मैंने आपको बताया कि जो आप असेट से लेस करते हो। सो गाइस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व्स। क्या आपको समझ में आया प्रोविजन रिजर्व? मुझे बताइए बच्चों, प्रोविजन रिजर्व आपको समझ में आया? सर प्रपोज डिविडेंड क्या होता है? गाइस, प्रपोज डिविडेंड क्या होता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड, नाम ही क्या है, प्रपोज्ड डिविडेंड। जब तक प्रपोज है तब तक वो आपका कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है। क्या है? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। पर जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तो अब वो आपका बन गया लाइबिलिटी। कॉन्टिंजेंट वर्ड हटा दो, अब वो आपका बन गया लाइबिलिटी। आप उसको लाइबिलिटी में दिखाते हो एज अ प्रोविजन कि अब आपको वो फ्यूचर में पे करना है। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? सो व्हेन डिविडेंड इज अ प्रपोज्ड, इट इज नॉट योर लाइबिलिटी, इट इज अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। बिकॉज़ प्रपोज है, अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, हो सकता है कैंसिल हो जाए। जब वो प्रपोज है तो हो सकता है कैंसिल हो जाए, बट व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड एक्चुअली इट बिकम्स योर लाइबिलिटी। अंडरस्टूड और नॉट? नवजोत के बाद जयदीप ने पूछा था ये चीज, किंग इन द नॉर्थ ने भी पूछा था। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, बेटा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस इज नथिंग, इट इज जस्ट योर लॉस। वो आपका एक नुकसान है जिसको आप रिजर्व्स में नेगेटिव दिखाते हो। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? जिसको आप नेगेटिव, प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस को आप नुकसान है जो कि आपका, आप उसको नेगेटिव दिखाते हो रिजर्व्स एंड सरप्लस में। ठीक है बेटा, आपको रिजर्व्स एंड प्रोविजंस में समझ में आ गया फर्क? क्योंकि रिजर्व्स एंड प्रोविजन में फर्क समझने के साथ साथ ये समझना जरूरी है कि ये इसका इंपॉर्टेंस प्रेजेंटेशन लेवल पर बैलेंस शीट में P&L में कितना जरूरी है। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? शुभम अग्रवाल, इसी लेक्चर का स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू देख लेना, मैंने उसमें एक्सप्लेन किया कि कितना पोर्शन लाइव होगा, कितना लाइव नहीं होगा, मैंने बता दिया है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद मैं आपसे एक लास्ट चीज पूछूंगा, उसके बाद अपन लेक्चर को कंप्लीटली एंड करेंगे। गाइस, लाइबिलिटी वर्सेस कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी वर्सेस कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी क्या होती है, बताइए। राजीव कुमार, ट्रीटमेंट ऑफ प्रपोज, बेटा मैंने बोला ना, प्रपोज डिविडेंड जब तक प्रपोज है तब तक कॉन्टिंजेंट, और अगर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, मैं अभी आपको बताऊंगा कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है। तो रुक जा राजीव मेरे भाई, रुक जा, तू वही राजीव है ना जो तू मेरे एएस लेक्चर में आता है, तो रुक जा बेटा, तेरे को सब पता तो है कि मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा सा रुक जा, धैर्य कर। Liability is certain but contingent is uncertain. अच्छा, King in the North, more than one subsidiary, how many CFS? बेटा CFS कितनी भी subsidiaries हो, CFS एक ही बनेगा। Liability is actual payment to be done, contingent not certain. Very good. पलक गोयल, very good. अनुष्का, very good. Liability जो बैलेंस शीट में शो करते हैं, contingent liability जो नोट्स में, very good. Liability is actual fix. बच्चे, सभी बच्चे मेरे हिसाब से सही बोल रहे हैं, सभी सही बोल रहे हैं। Liability is certain.
और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी इज अनसर्टेन। अनसर्टेन लायबिलिटी इज बेसिकली सर्टेन। क्योंकि लायबिलिटी सर्टेन होती है तो वी हैव टू रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड को हम कहते हैं रिकॉग्नाइज। मुझे पता होगा कि बच्चों को पता होगा कि रिकॉर्ड मतलब रिकॉग्नाइज, मुझे पता है कि आप समझ रहे होंगे कि रिकॉर्ड मतलब रिकॉग्नाइज। और जो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होती है वहां पर अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है। अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा। अनसर्टेनिटी सर किस चीज की? कि अरे यार शायद पेमेंट ना करना पड़े, और शायद छोड़ो मैक्सिमम चांसेस है कि पेमेंट ना करना पड़े। तो जब तक सर्टेनिटी नहीं आ जाती तब तक तुम इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्डेड, नॉट रिक्वायर्ड बी रिकॉर्डेड, ओनली डिस्क्लोज। हम उसको सिर्फ डिस्क्लोज करते हैं, हम उसको सिर्फ डिस्क्लोज करते हैं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? सो जो लायबिलिटी होती है वो सर्टेन होती है। जैसे मुझे अपने स्टाफ को सैलरी देना है मतलब देना है, बात खत्म, क्योंकि मुझे वो सर्विस दे चुका है तो वो लायबिलिटी है। मैं गुड्स परचेज करके आया, मुझे क्रेडिटर को पेमेंट करना है मतलब करना है, क्योंकि एग्रीमेंट हो गया, लायबिलिटी है। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का एग्जाम्पल सुनिए। मेरे ऊपर एक केस हो गया, मैंने एक कांड कर लिया। क्या कांड कर लिया? ऐसा वैसा कांड नहीं, मैंने मान लीजिए एज अ कॉम्पिटिशन में आके मैंने अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को भला बुरा बोल दिया सोशल मीडिया पे, ऐसा, और या फिर मैंने उसका कॉपीराइट चुरा लिया, ऐसा मेरे ऊपर ब्लेम किया जा रहा है। ऐसा मैंने किया नहीं, मेरे ऊपर ब्लेम किया जा रहा है। तो उसने मेरे ऊपर केस कर दिया कोर्ट में मेरे ऊपर केस कर दिया। मैंने अपना वकील रखा, मैंने अपने वकील से पूछा, एडवोकेट से पूछा, एडवोकेट साहब आप मेरा केस लड़ रहे हो और ऐसे ऐसे फैक्ट्स हैं। मैंने उनको फैक्ट्स बताए पूरे के पूरे। एडवोकेट साहब ने बोला कि टेंशन मत लो जय चावला जी, आपका केस मैं लड़ रहा हूं, मैं आपको केस जिता दूंगा, टेंशन मत करो। देयर आर रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट चांसेस कि आप हारोगे और आपके ऊपर कोई लायबिलिटी आएगी, आपको कुछ भी पेनल्टी पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। एडवोकेट ने बोला टेंशन मत लो, गारंटी दे रहा हूं कि आपको कोई पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ेगी, पेनल्टी पे करने के चांसेस बहुत ही कम है। दैट मीन्स अनसर्टेन, दैट मीन्स पेनल्टी पे होगी, आउटफ्लो होगा मेरे जेब से, चांसेस बहुत कम है। तो भी एएस कहता है और हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है कि ठीक है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है पर कम से कम उसको डिस्क्लोज करना बनता है। तुम भले बैलेंस शीट के अंदर मत दिखाओ पर बैलेंस शीट के बाहर उसको डिस्क्लोज कर दो ताकि यूजर को पता चले कि तुम्हारे ऊपर क्या कांड है। आई बात समझ में कि नहीं? आई बात समझ में कि नहीं? वेरी गुड नवजोत सर, अमोर्टाइजेशन वर्ड एंड रिटर्न ऑफ में कुछ डिफरेंस? बेटा अमोर्टाइजेशन एंड रिटर्न ऑफ में बेसिकली से कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता। रिटर्न ऑफ मतलब आज राइट ऑफ कर दिया, अमोर्टाइज का मतलब होता है कि जब आप धीरे धीरे राइट ऑफ करोगे। अमोर्टाइज वर्ड लगता ही तब है जब आप डिफर करते हो, मतलब थोड़ा थोड़ा करके हर साल राइट ऑफ करोगे, थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करने को बोलते हैं अमोर्टाइज करना। आई बात समझ में कि नहीं? सर इफ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी इज मटेरियल देन, भाई मटेरियल और इमटेरियल से कोई फर्क नहीं पड़ता। मटेरियल इमटेरियल ये नहीं होता, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्या लगता है, क्या आपको 50% से ज्यादा चांसेस लग रहे हैं? जनरली बता रहा हूं, क्या आपको 50% से ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि यार पे करना पड़ सकता है पेनल्टी? यस, 50% से ऊपर लग रहा है ना, आप चाहो तो लायबिलिटी बना लो। पर आपको 50% से कम चांसेस लग रहे हैं, आपको लग रहा है नहीं यार मुश्किल है पेमेंट करने का, आउटफ्लो नहीं होगा, तो आप क्यों लायबिलिटी बना रहे हो? आप कॉन्टिंजेंट दिखा दो। सो हियर इट इज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियल और इमटेरियल, हियर द कॉन्सेप्ट इज प्रोबेबिलिटी। कितना प्रोबेबिलिटी है आउटफ्लो होने की, आउटफ्लो होने के चांसेस कितने हैं? जनरली माना जाता है कि 50% से ज्यादा अगर चांसेस हैं आउटफ्लो होने के तो यू शुड रिकॉर्ड द लायबिलिटी, अदरवाइज यू कैन डिस्क्लोज द कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? सर अंडर व्हाट हेड विल कॉल्स एंड अरियर्स कम? बेटा कॉल्स एंड अरियर्स कम, कॉल्स एंड अरियर्स जो होता है वो शेयर होल्डर फंड में ही नेगेटिव फिगर करके आता है, वो अलग से नहीं आता। कॉल्स एंड अरियर्स शेयर होल्डर फंड में ही नेगेटिव बैलेंस आता है। अच्छा जी, सो गाइस क्या आपको ये चीज आज समझ में आई? हमने कुछ कुछ बातें की, आप मुझे बताइए जल्दी, आप मुझे बताइए चैट करके आपको अभी का पार्ट कितना समझ में आया और कैसे समझ में आया। मैं ये लेक्चर को कंक्लूड करने वाला हूं, कंक्लूड करने जा रहा हूं। 9 बज गए हैं, आई हैव टू कंक्लूड दिस सेशन, क्योंकि अब आपने अगर सारे सेशन सुबह से देखे हैं, आपको अपनी खुद की पढ़ाई करनी होगी, खाना वाना खाना होगा, अगले दिन का लेक्चर देखना होगा। सो गाइस मुझे बताइए क्या आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा तो आप जरूर ये लेक्चर शेयर करना, हम सभी फैकल्टीज के लेक्चर शेयर करना, और आपकी पढ़ाई अच्छे से हो, हम यही कामना करते हैं। ठीक है बेटा?
सो गाइस थैंक यू सो मच, आपको अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आप मेरे साथ बने रहिएगा। अगर कुछ बच्चे इस सेशन में बीच में जुड़े थे तो ये सेशन का स्टार्टिंग का पार्ट देख लेना कि मैंने आपको क्या बताया है, ये पुश स्टार्ट बैच किस तरीके से चलने वाला है और कैसे चलने वाला है, ठीक है ना। अगली क्लास में मिलते हैं बेटा। योर टीचिंग स्टाइल इज जस्ट ऑसम, फील प्रिविलेज टू बी अ स्टूडेंट। थैंक यू आर्या, थैंक यू सो मच सर। क्लासेस विल बी हेल्ड डेली। ऑब्वियसली बेटा आनंद इस लेक्चर का स्टार्टिंग वाला पोर्शन देख लेना और डिस्क्रिप्शन में चले जाना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्लासेस कैसे होने वाली हैं। अनिकेत, थैंक यू सो मच अनिकेत। अक्षय जुनेजा, लव यू टू ब्रो। शैलेंद्र गुप्ता, थैंक यू सो मच। पलक, थैंक यू सो मच। कल का टाइम से बेटा, कल के टाइम के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाओ, नलायकों डिस्क्रिप्शन में जाओ। सर सारे सेशन देखने में टाइम नहीं बच रहा है ग्रुप 1 के लिए, प्लीज सर टाइम टेबल प्रोवाइड कर दीजिए ना। ज्ञानी वर्मा बिल्कुल टाइम टेबल प्रोवाइड करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको हेल्प करता हूं, देखते हैं क्या होता है। अरे मेरे भाई, एएस की क्लास का टाइम अपन टेलीग्राम ग्रुप पे बात करेंगे, राइट। चलो ग्रुप पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरा इंस्टा का लिंक है, मुझे फॉलो करिए। टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे आपको स्टडी रिलेटेड अपडेट्स वगैरह मैं प्रोवाइड करते रहता हूं, ठीक है ना। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। टाइमिंग क्या रहेगा, टाइमिंग के लिए भी डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, मेरे नोट्स डिस्क्रिप्शन में डले हुए हैं। ये पुश स्टार्ट बैच क्या है, इसके लिए आप इसी लेक्चर को फिर से देखना, शुरू का पार्ट, आपको समझ में आ जाएगा कि ये पुश स्टार्ट बैच क्या है। आदित्य, थैंक यू सो मच। शिखर अग्रवाल, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर गाइस, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। आप मुझे व्हाट्सएप करिए और आपको अगर कुछ पूछना हो तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो, ठीक है। कॉम्बो में टेस्ट सीरीज है बेटा आशीष। चलो तो गाइज इसी के साथ अपन अपना सेशन खत्म करते हैं, इसी सेशन को हम यहीं पर फाइनल करते हैं, ठीक है, कंक्लूड करते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो और आई होप आप कल से रेगुलरली हम सभी फैकल्टीज के लेक्चर देखना शुरू करेंगे। ग्रुप 2 की पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए गाइज। हम सभी फैकल्टीज आपके लिए ही लाइव आ रहे हैं जानबूझ के, ताकि आपको ग्रुप 2 स्टार्ट करवा सकें, ठीक है ना। हमारे लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, हमें लाइव आने की कोई जरूरत नहीं है, बट कहीं ना कहीं अगर हम आपको पुश नहीं करेंगे तो आप अपनी पढ़ाई शुरू नहीं करोगे, आप बार बार एफिशिएंसी का घंटा बजाओगे कि यार एफिशिएंसी नहीं है, एफिशिएंसी नहीं है। सो गाइस आज नहीं तो कल करना तो पड़ेगा, और नवंबर दूर नहीं है, और ये मत सोचना कि नवंबर के पेपर दिसंबर में चले जाएंगे। अगर जुलाई के पेपर कैंसिल हुए तो डेफिनेटली पेपर नवंबर में ही होंगे। सो गाइस बिलीव मी, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ग्रुप 2 स्टार्ट कर लीजिए, हम बस आपके साथ बैठे हैं। और याद रखिएगा कॉम्बो ऑफर 10,000 वाला, 10,000 माइनस ₹1 वाला जो कॉम्बो ऑफर है वो सिर्फ 15 जून तक अवेलेबल है, ठीक है। सो गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज।